हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमें चाहिए वो मैं सारे के सारे आज पढ़ा दूंगा। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी इसकी उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट जो मैंने क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट्स बनाए हुए हैं उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और वो पता लगाने के लिए आप लोगों ने आई होप पॉलिनोमियल्स पहले ही पढ़ रखा हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है मैं वो बताता हूँ। पॉलिनोमियल्स आप लोगों को जरूर आना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर नहीं पढ़ा हुआ तो देख लीजिएगा उस वाली वीडियो को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी फॉर्म क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ए का वैल्यू क्या ना हो, ज़ीरो ना हो। जहाँ पर ए ज़ीरो ना हो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होता है और ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो देन आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सही बात है। और ये जो इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल वाले कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर कि इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं ना। क्वाड्रेटिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो क्वाड्रा है। क्वाड्रा का ओरिजिन लैटिन है। लैटिन, एक सेकंड ढंग से लिख देता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया सारा का सारा। लैटिन ओरिजिन है इसका। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका टू, यानी कि ऐसे भी बोलते हैं इसको स्क्वायर्ड। ठीक है, तो क्वाड्रा का मतलब क्या होता है? टू होता है। क्वाड जो है ये ग्रीक ओरिजिन है और ग्रीक का मतलब क्या होता है? फोर होता है। ठीक है, तो यानी कि क्वाड जो है वो ग्रीक ओरिजिन है और क्वाड का मतलब ग्रीक में क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? फोर होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे फोर बोलना होगा ना इस वाली लैंग्वेज के अंदर यानी कि लैटिन में, तो उसको क्वार्टिक बोलते हैं। क्वार्टिक, क्वार्टिक का मतलब होता है यहाँ पे फोर। तो यानी कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू ज़ीरो, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये वाले 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चल के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। परफेक्ट है ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी पार्ट जो है वो ज़ीरो है चलेगा, लेकिन ए पार्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, सारे के सारे वैलिड हैं ये। ठीक है, अब इनवैलिड एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ आपको। इनवैलिड एग्जाम्पल सबसे फोरमोस्ट और फर्स्ट केस तो यही कहलाएगा कि आपने कभी ऐसा लिख दिया हो 2x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे कोई जहाँ पे डिग्री 2 हो ही ना, ऐसा लिख दिया आपने। ये सारे के सारे एग्जांपल्स इनवैलिड हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं ना पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होता है, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉलिनोमियल का ही एक सब पार्ट है। तो इसलिए इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट पॉलिनोमियल देन इट कैन नेवर बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, इफ़ अ फंक्शन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल देन इट कैन नेवर बी अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ ये सबसे यानी कि सिंपल टेस्ट है कि इफ़ एन एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, it is not, then it is not a, it is not a, it is not
अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली बात याद रखने हैं। कुछ यहाँ पे ना अजीबोगरीब केसेस भी हैं, मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे, सो दैट समझ में आ जाए। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो इन रियलिटी तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे कि सम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक कंडीशन, याद रखिएगा ये वाला कंडीशन नहीं, इसको हम लोग एक नोट करके डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट ये है कि सम नॉन पॉलिनोमियल expressions can be converted into quadratic form। बट ये बात याद रखना कि वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग क्या करते हो, वेरिएबल को चेंज करते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन ये दिया हुआ है sin x का होल स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये वाली बात याद रखनी है आपको हमेशा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर मैं sin x को मान लूँ थोड़ी देर के लिए p है, तो ये ऐसा दिखाई देगा, फिर p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, लुक्स लाइक अ क्वाड्रेटिक, ये बात याद रखना। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप लोगों ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वीडियो अगर मैं अपलोड कर दी होगी इससे पहले तो आप उसको देख लीजिएगा, उसके अंदर पता चल जाएगा। साइन एक्स जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख ही देता हूँ, है ना, सही रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये, बेसिकली फंक्शन भी बोल सकते हैं, जहाँ पर इस तरह से होता है, यानी कि अगर मैं इसको एक्स बोलता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक एग्जांपल यहाँ बना रहा हूँ ऊपर की तरफ, देख लीजिए, मान लीजिए 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो साइन एक्स का एग्जांपल में जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स हो, तो आपने नोटिस किया यहाँ पे साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 जो एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक में। इसी तरह से लॉगरिदम के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है। तो वाली बात याद रखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे करके जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म क्या रहे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे, जहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता। कुछ एग्जांपल्स देख लो और एक मैंने कंडीशन भी यहाँ पे आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं, जिसका है एग्जांपल क्या है, बेसिकली प्लॉटिंग, यानी कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इसके, मैं आपको एक एक करके, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे पहला एग्जांपल है, उसमें क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल ऐसे जब मैं ड्रॉ करूँगा पॉलिनोमियल, तो हमेशा जनरली इनका जो कर्व होगा वो यू शेप ही होता है, यू शेप्ड, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो ऐसा भी दिख सकता है आपको कुछ इस तरीके से। थर्ड एग्जांपल जो है इसका, ये सब ए बी सी की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे ऐसे टच करता हुआ दिख रहा हो, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया है पर है ये यू शेप कर्व भी, ठीक है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता तो एकदम स्मूथ कर्व है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दिख रहा हो, टच कर रहा है यहाँ पे भी है, ठीक है। नहीं भी टच कर रहा होगा तो ऊपर वाला एग्जाम्पल भी, जो ऊपर का केस है वो भी चल सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे, उसमें क्या है, कर्व में भी ऐसा हो सकता है, इसके अलावा कर्व में भी ऐसा भी हो सकता है कि बीचों बीच से टच करता हुआ जा रहा हो ऐसे करके, ठीक है। ये सभी के सभी केसेस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ही प्लॉट हैं, ये बात आपको याद रखना हमेशा, ठीक है। नहीं ड्रॉ किया अगर मैंने बाकी की जगहों पे तो कोई बात नहीं, ये ऑब्वियस है कि हम लोगों ने जो प्लॉट ड्रॉ करा है वो एक्स और वाई एक्सिस पर ही है, ठीक है। वाई डैश और वाई, इधर भी एक्स लिख देता हूँ। तो एक बार फिर से देख लीजिए सारे के सारे केसेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं, धीरे धीरे करके जब हम लोग इनके ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वैसे तो पॉलिनोमियल्स वाले पार्ट के अंदर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या मतलब होता है इस बात का। देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये जो प्लॉट्स होते हैं तो इसी तरह के होते हैं, ठीक है। जब भी आप इनको प्लॉट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या कुछ भी केसेस ले लीजिए, तो हमेशा जो प्लॉट दिखाई देंगे आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। जब ये एक्स एक्सिस पे कट करते हैं, क्या एक्स एक्सिस पे जब ये कट करते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ज़ीरोज़। तो जैसे यहाँ पे ज़ीरोज़ है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कोई ज़ीरो ही नहीं है,
मैं लिख देता हूँ नो ज़ीरोज़, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, इसको बोल देते हैं अल्फ़ा और इसको बोल देते हैं बीटा में भी। इस वाले केस में अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे, इस वाले केस में भी अल्फ़ा और बीटा बराबर ही होंगे, ठीक है। और अगर बीचों बीच टच करता हुआ जा रहा है तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे ज़ीरो होंगे, ठीक है। इस वाले केस में भी देखो ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ज़ीरोज़ बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ अलग से, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट आर ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ और रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं या फिर रूट्स क्या होते हैं, बेसिकली इनको डिनोट तो जनरली करते हैं अल्फ़ा से एंड बीटा से, ठीक है। और ये कौन से पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव को फ़र्क नहीं पड़ता, वेयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। सही बात है कि नहीं, यहाँ से तक ये पहली लाइन याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जहाँ पे कट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है। जो रूट्स है ना, अभी अगली इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ मैं आपको, वो है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं निकालते कैसे वो भी देखने वाले हैं, पर उससे पहले नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके 3 तरह के नेचर हो सकते हैं। एक हो सकता है रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। एक हो सकता है रियल एंड इक्वल, और थर्ड हो सकता है इमेजिनरी। और इमेजिनरी जो है ना ऑलवेज अनइक्वल होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स दो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इमेजिनरी एंड क्या, अनइक्वल। इमेजिनरी एंड इक्वल केस तो कभी वैलिड ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इमेजिनरी एंड इक्वल, ये लाइन इनवैलिड, ऐसा नहीं हो सकता। इमेजिनरी टर्म का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है ये, ठीक है। तो इसको मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ, आगे चल के बताऊंगा आपको। नेचर ऑफ रूट्स को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, तो उसी के अंदर मैं थोड़ी देर में आपको इमेजिनरी के बारे में बता दूंगा। इसके लिए हमको वापस अपने ग्राफ्स पे जाना पड़ेगा। तो पहला केस मैंने बोला रियल एंड इक्वल, एंड फिर क्या बोला, रियल एंड अनइक्वल। पहला केस है रियल एंड अनइक्वल, सेकंड केस है रियल एंड इक्वल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा केस था ये वाला। देखो यहाँ पे लिखा है ना नो ज़ीरोज़, इसका मतलब इस वाले केस में जो इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं, नो ज़ीरोज़ का मतलब होता है नो रियल ज़ीरोज़, ठीक है। यानी कि इसको जो ज़ीरोज़ हैं, यानी कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होने वाले, इमेजिनरी रूट्स हैं। इस वाले केस में रियल एंड अनइक्वल है, इस वाले केस में रियल एंड इक्वल है, ठीक है। इस वाले केस में भी रियल एंड इक्वल है। और नेक्स्ट इसके बाद ये वाला केस रियल एंड अनइक्वल है, इस वाले केस में रियल एंड इक्वल है, ठीक है। तो सारे केसेस मैंने ड्रॉ कर ही दिए आपके सामने। पर क्या हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा ऑलवेज चेक करने के लिए इन सभी को, कि नेचर ऑफ द रूट्स चेक करने के लिए क्या हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अगली हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो है प्लॉट द ग्राफ एंड चेक वेदर इट क्या या तो कट करेगा या टच करेगा, है ना, या वेदर इट कट्स, टचेस और डू नॉट कट्स दी एक्स एक्सिस। ये तो मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है, इवैल्यूएट करो इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये बता देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब धीरे धीरे करके हम लोग इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी के लिए आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए। तो b² - 4ac इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी क्वाड्रेटिक, ये थी ना ax² + bx + c = 0। तो बस यहीं से ही हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, d कैलकुलेट कर दिया। अब देखो केस नंबर 1, अगर d आपका 0 हो जाए, ठीक है,
या क्या हो जाए डी 0। इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर का वैल्यू 4ac के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं, क्या हो गया ये, और इक्वल भी हैं, रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि बी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन है 4ac से, तो उस केस में जो रूट्स आएंगी वो रियल एंड अनइक्वल आएंगी। और केस नंबर 3 क्या है, अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर क्या हो जाए, लेस देन 4ac हो जाए, तो उस वाले केस में रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स क्या हो जाते हैं उस वाले केस में, इमेजिनरी एंड अनइक्वल हो जाता है। अभी मैं जब रूट निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा तो फिर आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए यहाँ तक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, उसका प्लॉट देख लिया, उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स देख लिए 3 कैटेगरी के, और उसके बाद हमने चेक कर लिया कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेक्स्ट चीज़ इसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज़ इसके बाद ये है कि भाई ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें ये a b c को क्या बोले हम लोग, तो a b c जो हैं इनको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। यही चीज़ हम लोग पॉलिनोमियल्स में भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो क्या कोई रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो आंसर है बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, रिलेशन ही रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं वो रिलेशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सम ऑफ द रूट्स निकाल दिया, क्या निकाल दिया, सम ऑफ द रूट्स, और रूट्स को कैसे डिनोट करते थे, अल्फ़ा से ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो हमेशा -b/a के बराबर होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा टाइम्स बीटा बोलते हैं, वो हमेशा c/a के बराबर होता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, कौन कौन से, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a, यानी कि -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, c/a। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आया ये। इसके लिए हमको पहले जीरोस कैलकुलेट करने आने चाहिए, यानी कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, एंड उसके बाद हम लोग फिर इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ अब जल्दी से। मेथड आप लोगों को ऑलरेडी आता है वैसे तो, ये है ना, मेथड ऑफ फाइंडिंग ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम लोग करते हैं कि इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फैक्टर बनाने वाला जो मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। कोई गारंटी नहीं है ना कि आप वो फैक्टर सोच पाएँ। ठीक है, आप लोगों ने यही करा है। इसको हम लोग कभी कभी मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। मिडल टर्म को क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको ये पता करना है, आपको ना क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है, तो आप बोलोगे 1, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 नंबर सोचना अपने मन में जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थिंक अबाउट 2 नंबर्स दैट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गिव 5 एंड ऑन प्रोडक्ट गिव 6। तो सिंपल सा इसका आंसर हो सकता है, आप ये बोल सकते हो 3x प्लस 2x। ठीक है, क्योंकि आप नोटिस करोगे इन दोनों का अगर मैं 3 का और 2 का प्रोडक्ट लूँगा 6 आ जाएगा, और इनका सम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही इसके फैक्टर्स भी होगा। ठीक है, ये मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट से x कॉमन निकालेंगे, सेकंड वाले पार्ट से 2 कॉमन निकाल देंगे, दिख ही रहा था हमको। ठीक है, फिर इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा ना ये। तो यानी कि इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, कौन कौन से, x की वैल्यू -3 एंड x की वैल्यू कितनी, -2। ठीक है,
सही बात है कि नहीं यहाँ से तक? x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 एंड -2। अब मैं इसका सम करता हूँ। अगर देखो आप, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, तो अगर मैंने इसको अल्फ़ा को ले लिया -3 और बीटा को ले लिया -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से नोटिस करें तो मैंने क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? b/a के बराबर ना। तो b कितना है हमारे पास यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए, पहले ऊपर चल के लिख देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के पास ही। यहाँ पर a 1 है, b 5 है और c कितना है? 6 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो b कितना है? 5 है और a कितना है? 1 है। तो आप नोटिस कर रहे हो, मैच कर गया ना ऑलरेडी यहाँ से तक। तो ये हमने सम ऑफ द रूट्स वाला पार्ट देख लिया। ठीक है, सेम लॉजिक से अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो -3 इंटू -2 कितना होता है? +6। सही बात है कि नहीं है? एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी क्या हमने बताया था, अभी देखा था हमने, c/a। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ इस पार्ट को, मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो c/a का वैल्यू कितना हो जाएगा? c कितना दिया हुआ है? 6, a कितना दिया हुआ है? 1। आप नोटिस करो ना, फिर से ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा डेफिनेटली किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। ये पहला मेथड था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड दिखाता हूँ आपको। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड में कैसे काम करता है मैं वो सिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैं जनरली प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं जनरली प्रूव करने से पहले आपको एग्जांपल से प्रूव करूँगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जो भी हमने पीछे लिया था, x² + 5x + 6 = 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग ऐसे काम करते हैं कि हम लोग ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन जो होता है ना, हमने ऑलरेडी याद करा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है? a² + b² + 2ab। ये बनाने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे बनेगा तो मैं दिखाता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर लिख दूँगा x², फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? 2 टाइम्स x तो लिख ही दूँगा। सही बात है कि नहीं? यहाँ से तो 2 टाइम्स समथिंग और प्लस। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, a² + b² + 2ab होता है फॉर्मूला, है ना? तो हम लोगों ने a² ये रहा, x² ऑलरेडी डिराइव कर दिया। अब हमको यहाँ से समझ में आ गया कि 2b और x भी है, लेकिन हमें चाहिए क्या था यहाँ पे? 5x। अब आप एक बात बताओ, 2 के टेबल में कभी भी 5 आता है? तो आंसर क्या है? नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ ऐसा सोचेंगे यहाँ पे टर्म जिसको हम लोग इवेंचुअली इसको 5x बना सकें। तो वो ऐसा हो सकता है ना, अगर मैं 5/2 ले लूँ तो अब आप खुद बताओ, अगर मैं 5/2 लूँगा तो क्या होगा? ये वाला 2 इसको कट कर देगा एंड इवेंचुअली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए यहाँ पे? 5/2 लेना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी यहाँ से तक। अब अगर आपने यहाँ पे 5/2 लिखा है, देखो हमारे पास a² वाला पार्ट आ गया, 2ab वाला पार्ट आ गया, कौन सा पार्ट मिसिंग है? b² वाला। और b आपने ऑलरेडी पता लगा लिया, b कितना है हमारे वाले केस में? 5/2 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 5/2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। लेकिन ऐसा लिखना तो अलाउड है नहीं। आप स्क्वायर अगर किसी चीज़ का लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल 0 ऐड कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? +6, जो मेरा ऑलरेडी था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है और इसको मैंने ब्रेक करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कितना? x + 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो कितना आ गया? -25/4 + 6 = 0। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो x + 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा? -25 + 24 / 4 = 0। तो x + 5/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आंसर है 1/4। सही बात है कि नहीं? -25 + 24 होता है -1/4। राइट साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? +1/4। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/4 का रूट +-। ठीक है, तो हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। पहला तो आंसर हो जाएगा ½ और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? -½ ठीक है ना, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर रूट तो ½ होता है ना। ठीक है, तो ½ के 2 वर्जन आ जाएंगे, +½ और एक -½। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू एक बार तो हो जाएगा ½ -5/2 और एक बार हो जाएगा ½ -5/2। इस केस में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना? -2। इस केस में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना?
-3। तो आपने नोटिस किया रूट्स कितने आ रहे हैं, अल्फ़ा कितना आ गया -2, बीटा कितना आ गया -3। अल्फ़ा बीटा जिसको जो मन करे वो मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर ओवरऑल आपके जो वैल्यूज़ होंगे वो सेम आएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अंदर। इस मेथड में मैंने क्या किया, मेरे को जो एक्सप्रेशन गिवन था एक्स या जो भी गिवन था, मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने एक्स का होल स्क्वायर ऑलरेडी लिख दिया एज इट इज़। उसके बाद जो बी पार्ट था मेरे पास 5x, मैंने उसको इस तरीके से ब्रेक किया कि वो 2ab के फॉर्म में आ जाए। मैंने 5x को ब्रेक करके 2ab के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने जो टर्म यहाँ पे आया उसी को मैंने एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एंड इवेंचुअली जो लास्ट में बचा था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं इसको जनरली डिराइव करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पे करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको फिर से एक बार क्लियर हो जाए। हमारे पास है क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम मैं करूँगा, स्टेप नंबर 1 मैं करूँगा a को कॉमन ले लूँगा। तो उस केस में जब मैं a को बाहर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए क्या होगा। अब मैं x को तो लिख दूंगा होल स्क्वायर, फिर मैंने आपको बताया था ना 2 टाइम्स x लिखूंगा यहाँ पे मैं, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, आफ्टर दैट मुझे लाना क्या, देखो इवेंचुअली b बाय a लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा b बाय 2a लिख दूंगा। इससे होगा क्या, आपको खुद समझ में आ गया ना, देखो ये वाला 2 इसको कट करेगा तो इवेंचुअली मेरे पास क्या आ जाएगा, bx बाय a। मैं रब कर देता हूँ इस कट मार्क को। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस पोर्शन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो b बाय 2a का होल स्क्वायर एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और जो लास्ट में था c बाय ए लिखा हुआ एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स के बदले लिख दिया मैंने b बाई 2a टाइम्स 2x, और उसके बाद b बाई 2a को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो पोर्शन है मेरे पास फर्स्ट पार्ट, ये मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। सही है कि नहीं, यहाँ से आता ये दे रखा है। वैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट थोड़ा गलत बना दिया, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस, एंड रेड पेन अगेन सेलेक्ट करके ऐसे, क्योंकि a टाइम्स था। ठीक है, अब इस a को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भेज सकता हूँ उसके पास। ठीक है, तो इवेंचुअली मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगा, यहाँ से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ फॉर्मेट में, b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई a। ठीक है, तो आई होप ये वाली लाइन भी समझ में आ गई होगी, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए लिखा था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और a से एलसीएम लेने के लिए, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, आपको कुछ कुछ सिग्नल मिल रहा होगा यहाँ से, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने बताया था ना नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते वक्त। तो अब आप खुद नोटिस करिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिखूँगा x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, इक्वल टू कितना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर दैट देखो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, b बाई 2a प्लस माइनस 1 बाई 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास रूट्स बन के आ गए। प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, 2 रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बन के आ गया जनरल फॉर्मूला फॉर रूट्स। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने एक छोटा सा सिंबल से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। क्या नाम रख दिया मैंने इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने नाम रख दिया d। तो x का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो b प्लस माइनस रूट d अपॉन
2a बन गया ना यहाँ से तक, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मुझे, अब मैं इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, पर पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ए को कॉमन निकाला, स्टेप 1, स्टेप 2 में मैंने कहानी ख़त्म कर दिया है ना, मेरे को स्टेप 2 और स्टेप 3 लिखना ही मैं भूल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए सिंप्लिसिटी के लिए। स्टेप 1 क्या था, टेक आउट ए कॉमन। स्टेप 2 में क्या करा है मैंने, स्टेप 2 में मैंने करा है फैक्टर, किसको, फैक्टर किया है मैंने b बाय ए एक्स को। कैसे किया है, मैंने 2 लिख दिया इधर और नीचे भी 2 लिख दिया, सो दैट 2 टाइम्स बन जाए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट किया। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर मैंने क्या किया है, रीअरेंज किया टर्म्स को और काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा एल्गोरिदम जो मैंने अप्लाई किया उसी से समझ में आ गया होगा आपको। मैंने क्या किया, पहले जो बीच वाला टर्म था b बाई ए एक्स, उसको मैंने 2 टाइम्स करा और फिर डिवाइड भी कर दिया 2 टाइम्स। उसके बाद b बाई 2a को मैंने होल स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया टू मेक दिस इक्वेशन वैलिड। एंड आफ्टर दैट जो c बाई ए लिखा था एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एल्जेब्रा लगाया, ठीक है, मैनिपुलेशन किया, एंड देन इवेंचुअली आई गेट दिस आंसर x इज इक्वल टू b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब मैं जो आपको एक बात बताने जा रहा था उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। एक बात मुझे बताइए जरा, -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। हम स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है आपको ऐसा नंबर सोचना है अपने मन के अंदर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है आपको ऐसा नंबर सोचना है अपने मन के अंदर जिसको अगर मैं उसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -4 आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, थिंक अबाउट अ नंबर x which when multiplied by itself gives क्या, -4। अब आप खुद बताओ, मुझे पता है यार, मैं अगर कोई भी नंबर ले लेता हूँ x इंटू एक्स और ये मेरे को क्या लाना है, -4 लेकर आना है ना। तो बेसिकली इफ़ x इंटू एक्स इक्वल टू -4 तो फाइंड x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कोई नंबर नहीं है आपके रियल नंबर सिस्टम के अंदर जिसको आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप -2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ले लिया -2 और -2 कितना होता है, ये तो 4 होता है और ये तो बराबर है नहीं -4 के। और अगर आप 2 इंटू 2 ले लोगे तो वो भी 4 ही होता है ना, वो भी बराबर नहीं है -4 के। तो आप नोटिस कर रहे हो कि क्या है, नो सॉल्यूशन। लेकिन ये लाइन गलत है, इसको ऐसा लिखना चाहिए था कि नो रियल सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने ये बोला कि -1 के स्क्वायर रूट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। और इसी आई ने हमको एक नई फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दे दी जिसको बोलते हैं हम लोग, और नई ब्रांच ऑफ हम लोग ये भी कह सकते हैं नंबर्स भी दे दिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही एक सब केस है ये, रियल नंबर्स जो होते हैं ये आगे चल के क्या, मैंने ऑलरेडी आपको पहली एक वीडियो थी रियल नंबर्स की चैप्टर के अंदर, मैंने उसमें ऑलरेडी बताया होगा इसके बारे में, हल्का सा इंट्रोडक्शन तो दिया ही होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है, आई इन्वॉल्व हो रखा होता है। तो क्लियरली अगर आपके पास b² - 4ac, देखो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहाँ देखो b² - 4ac वाला जो पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे, ये है ना। अगर ये बंदा हमारे पास क्या हो जाए, अगर ये बंदा हमारे पास नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ डी क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़, इरेजर से लिख रहा हूँ, इफ़ b² - 4ac इज़ लेस देन 0 देन ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, विल नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स एंड दैट इज़ वाई हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं होती हैं, और यही रीज़न है इमेजिनरी रूट्स होने का, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला आएगा आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन। अब मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, मेथड नंबर 3 का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें आपको बस फॉर्मूला याद रखना और सीधा लगा देना, कोई भी क्वेश्चन दे रहा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 3 ये दे रखा है आपको इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, यही लिखना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप सीधा लिख सकते हो रूट कितना, आपको पता है -b + -√d अपॉन 2a, यही था ना फॉर्मूला। तो -b कितना है 4 ± d कितना होता है b² - 4ac, तो d का वैल्यू b² कितना हो जाएगा 4² - 4 × 1 × 3 16 - 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4।
जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अपॉन कितना 2 टाइम्स 1, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ जाएगा -4 प्लस -2 अपॉन 2। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। तो मेरे पास अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा -4 प्लस 2/2 एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा -4 -2/2। तो ये हो जाएगा -2/2, ये कितना हो जाएगा -6/2, यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा -1, ठीक है। तो मैंने हम दोनों के दोनों रूट्स आपको निकाल के दिखा दिए। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया -1 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया -3, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप करेक्ट हो गया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ से तक, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और, हम लोगों ने रूट्स का फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया, सही बात है कि नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने रूट्स का फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया। अब एक बात मुझे बताइए आप खुद, यहाँ से तक रूट्स का क्या फॉर्मूला था, अल्फ़ा था -b प्लस √d/2 है, बीटा कितना है -b माइनस √d/2 है। तो आप खुद देखिए, अगर मैं सम निकालता हूँ जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा -b प्लस √d -b माइनस √d/2 है ना, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ से तक, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा खुद देखो आप, यहाँ पे -2b/2a जो कि कितना होता है -b/a। तो यहाँ से देखो प्रूव हो गया कि सम ऑफ द रूट्स कितना होता है। सेम लॉजिक से अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना हो, जिसको हम लोग p से डिनोट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, ये इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, फिर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये क्या है a प्लस बी और ये कितना है a माइनस बी। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ ना a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। तो ये कितना हो जाएगा b² माइनस कितना d², तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी रूट था ना वो, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखने वाला, ठीक है। ये लिख दिया, अपॉन कितना हो गया ये 4a², ठीक है। अब आपको पता है d का वैल्यू कितना था, b² - 4ac था ना, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे b² - b² प्लस 4ac अपॉन 4a²। देखो ये इसको कट कर देगा, हमारे पास बचेगा क्या 4ac/4a², ये काट देगा इसको, एक a काट देगा इसको, इवेंचुअली क्या आ गया c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है c/a। आई होप ये वाला बात भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इनकेस आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा जल्दी हो गया और समझ में नहीं आया तो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात करिए मैंने यहाँ पे, सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रा लगाया, तो एक बार उसको आप ज़रूर ध्यान से सोचिएगा कि क्या किया गया इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेशंस निकाल के देख लिए, रूट्स के बीच में भी और कोएफिशिएंट के बीच में भी। अब अगर हमको रूट्स ऑलरेडी दे रखा हो, तो हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स, ये भी लिख देता हूँ मैं, फॉर्मिंग अ quadratic इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। तो हमको ऑलरेडी पता है, वी नो दैट, कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको हम लोग सम बोलते हैं वो -b/a के बराबर होता है, एंड अल्फ़ा बीटा जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं वो c/a के बराबर होता है। और इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0, है ना। अगर मैं यहाँ से a को कॉमन निकाल दूंगा तो x² प्लस b/ax प्लस c/a = 0 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ एंड फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा b/ax प्लस c/a = 0, मैंने a को राइट हैंड साइड भेज दिया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, b/a को आप क्या बोलते हो, s बोलते हो ना, तो मैं यहाँ पे s लिख दूंगा, बस नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और c/a को क्या बोलते हो आप, ये रहा, p बोलते हो तो यहाँ पे p लिख दो। तो यानी कि अगर आपको रूट्स दे रखे हों, है ना, तो आप डायरेक्टली क्या इक्वेशन बना सकते हो, x² - sx प्लस p = 0, ये रूट बना सकते हो आप, और ये इक्वेशन बना सकते हो, नॉट रूट। रूट्स दे रखे हैं तो रूट से आप इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो x² - sx प्लस p वाला फॉर्मूला लगा के। तो आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए होंगे। यहाँ पे रूट्स वगैरह के बारे में बता दिया मैंने अच्छे से आपको, उनके नेचर के बारे में बता दिया, इन रूट्स को निकालते कैसे मैंने वो भी बता दिया, और रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट
कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता हूँ। तो बेसिकली जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था रूट से रिलेटेड वो मैंने सारा का सारा कवर करा दिया। अब कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि भाई कैसे हम लोग किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जब इसकी न्यूमेरिकल वीडियोस यानी कि जो क्वेश्चंस वीडियोस बनेगी उनमें मैं आपको सिखाई दूंगा धीरे धीरे करके। जितना भी बेसिक फंडा रिक्वायर्ड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th के लिए वो मैंने सारा यहाँ पे कवर कर दिया, और सारे फाउंडेशनल लॉजिक भी मैंने यहाँ पे डेवलप कर दिया आप लोगों के लिए। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको कभी दिक्कत होनी चाहिए इसके अंदर। जितना भी कुछ था दिक्कत वाले कॉन्सेप्ट वो मैंने सारे एक साथ कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।